नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल निखिल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 498A यानी दहेज के मैटर में वाइफ का क्रॉस इफेक्टिव क्रॉस कैसे करें। क्योंकि जब आप पे आपकी वाइफ झूठा 498 के का केस डाल देती है और आप पूरी तरह कोशिश कर लेते हैं, क्वैशिंग वगैरह के लिए जाते हैं और वह क्वैशिंग नहीं हो पाती, यानी कुछ रिश्तेदारों का नाम का कट जाता है लेकिन आपका और रह जाता है, तो ऐसे में इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन ही आपको बचा सकता है, आपका डिफेंस कर सकता है। उसके बारे में आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आप वाइफ से पूछ सकते हैं कि जब आपके साथ मारपीट हुई तो क्या कोई पड़ोसी वगैरह कोई घर पे आया, कोई रिश्तेदार, किसी रिश्तेदार को आपने फ़ोन करके बताया, तो जब वो कहेगी कि नहीं मैंने किसी पड़ोसी को नहीं बुलाया, ना किसी रिश्तेदार को फ़ोन किया, तो इसका डिफेंस आपको मिलेगा। और सेकेंडली, जैसे वाइफ कहती है कि 14 तारीख को मेरे साथ मारपीट की तो मैं हॉस्पिटल में गई, तो हॉस्पिटल में किसके साथ गई, और जब साथ गई थी तो वापस किसके साथ आई। एक मैटर में मेरे पास एक 498 का मैटर था, उसमें जो वाइफ थी उसने ये कहा था कि अपनी जो कंप्लेंट होती है, पुलिस से कंप्लेंट थी, उसमें ये कहा था कि मैं अपनी बहन के साथ गई। लेकिन जब 161 CRPC स्टेटमेंट थी तो उसने कहा कि मेरी बहन और मेरी जीजा साथ में थे। लेकिन जब उसके पिता की स्टेटमेंट हुई, जब उसके पिता का जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो उसने कहा कि मैं अगर ही इसको लेके गया था, तो एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन आ गई और इसके ऊपर ऑर्डर कोर्ट ने उसको एक्विट किया। आप ये भी पूछ सकते हैं कि जब आपसे दहेज की मांग की थी तो जो ये सामान दिया था, वो इन्होंने डिमांड किया था या आपने बिना डिमांड के दिया था, तो वो यही कहेगी कि ये इन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी, यानी शादी से पहले किस पर कोई डिमांड नहीं थी। और उसके बाद फिर आप ये पूछ सकते हैं कि ये जो सामान इन्होंने दिया था ये कहाँ से ख़रीदा था, वाइफ नहीं बता पाएगी। इसके पक्के बिल, क्योंकि तब तक प्रूव नहीं माना जाएगा जब तक कि वो पक्के बिल कोर्ट में एग्जिबिट ना हो जाए, अपनी गवाही में एग्जिबिट ना हो जाए। मोस्टली क्या होती है, वाइफ जो होती है उनके पास कोई बिल वगैरह तो होते नहीं है, वो पुलिस को कोई बिल वगैरह नहीं देती है, जिस कारण क्या होता है फिर उनका केस प्रूव नहीं हो पाता। जैसे कई बार होता है कि हमको वाइफ कह देती है कि मेरे को परेशान करते थे, ये करते थे, और वो डेट देती है, भाई इस डेट को इन्होंने मेरे से मारपीट की, और नेक्स्ट डे आप उसको कहीं लेके गए हो, घुमाने फिराने के लिए ले गए हो, और फिर आप दिखा सकते हो कि मैं इसको घुमाने फिराने ले गए, और हो सकता है कि आपके पास कोई पिक मिली हो उस टाइम, उस पिक के अंदर उसका अच्छा इंप्रेशन आ रहा है, यानी हंस रही है, खेल रही है, आप भी अच्छे हंस खेल के फ़ोटो वगैरह पिक वगैरह ले रहे हो। तो ऐसे में आप कोर्ट को दिखा सकते हैं कि जब मैंने एक दिन पहले से मारपीट की थी, नेक्स्ट डे फिर हम घूमने गए थे, तो ये भी काफ़ी अच्छा डिफेंस है। इसमें भी आप अपना डिफेंस दिखा सकते हैं, कोर्ट को बता सकते हैं कि हमारी अच्छी लाइफ थी, अब जो इसने केस डाला है वो झूठा डाला है, पैसे हटने के डाला है, या अपने माँ बाप के सिखाम डाला है। कई बार क्या होता है कि थोड़ी बहुत कवासुनी हो जाती है या घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, तो वाइफ जो होती है वो अपने माँ बाप के सिखाओं में आ जाती है, वो कहती है छोड़ इसको, तेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, ये तेरा कुछ नहीं कर पाया, तेरा फ्यूचर इसके साथ सेफ नहीं है, या कुछ भी हो सकता है। तो वो कई बार फिर जो वाइफ होती है अपने माँ बाप के सिखाओं में आके 498 का केस डाल देती है ताकि इससे पीछे छूटे, और वो मोटी रकम हटने के चक्कर में होती है फिर वो। तो ऐसे में बिल्कुल ना घबराएं और उसका ढंग से क्रॉस करें और उससे सारी बातें खुल के पूछें कि जब आपसे डिमांड करी, किसने डिमांड करी, सास ने की, देवर ने की, और किस चीज़ की डिमांड करी, तो उससे कंट्रडिक्शन आएगी। जैसे जो 498 का केस होता है या कोई भी केस होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो जो लिखित में एक कंप्लेंट होती है जो थाने में दी जाती है, महिला थाना देती है वाइफ। फिर उसके बाद पुलिस 161 CRPC के जो उसके बयान होते हैं वो दर्ज किए जाते हैं। फिर पुलिस चाहे तो 164 CRPC के भी बयान करवा सकती है। लास्ट में जब होता है, जो ट्रायल कोर्ट के दौरान जब उसकी स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट अलग से होती है और वही ज़्यादातर मान्य होती है। और उसमें जब आप क्रॉस करें तो तीनों के प्रकार की स्टेटमेंट, जैसे 161 CRPC की, 164 CRPC की ट्रायल जो स्टेटमेंट होती है उसको ध्यान रखें, और साथ साथ जो उसने कंप्लेंट दी थी उसको भी ध्यान रखें। उसमें कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन पाएगी। अगर आप उन तीनों चारों चीज़ों का ढंग से स्टडी करके उसके बाद क्रॉस करते हैं तो उन चारों में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई फेरबदल पाएगा। उसकी स्टेटमेंट, उसकी मम्मी की स्टेटमेंट, या अगर पुलिस ने उसकी माँ को या उसके पिताजी को गवाह बनाया है तो आप उसके तीनों की स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन ला सकते हैं। जैसे कि आप वाइफ से पूछ सकते हैं कि आपको एडमिट किसने करवाया, वो कह देती है कि मेरी तो सिस्टर ले गई थी। तो आप पूछ सकते हैं उसके पिता से कि क्या आप बता सकते हैं कि इसको, लड़की को जो मारपीट हुई थी, एडमिट किसने करवाया।
वो कह देगा जी इसकी बड़ी बहन नहीं गई थी, मैं गया था एडमिट कराने। तो ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है और ये बहुत बड़ा डिफेंस है आपका। इससे ये प्रूव होता है कि सारी फैमिली ही, यानी वाइफ, उसकी मम्मी, जो भी विटनेस हैं, वो सारे के सारे इस लड़के को झूठा फंसाने के लिए लगे हुए हैं। और इस प्रकार काफ़ी आपको लाभ मिलेगा और आप एक्विट हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि 498 का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। तो वाइफ जो होती है वो इस प्रकार केसेस इसलिए डाल देती है कि फटाफट मैं ज़रा एलिमनी से लूँ और पीछा छुटवाऊँ और अपने नई शादी करूँ। तो ऐसे में आपने बिल्कुल घबराना नहीं है और बिल्कुल मजबूती से उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, आप अपने केस को ढंग से स्टडी करें, उसके बाद आप उससे क्रॉस करें और कंट्राडिक्शन लाने की कोशिश करें। कंट्राडिक्शन आ जाती है तो एक्विट काफ़ी चांसेस होते हैं, डाउट क्रिएट हो जाता है कोर्ट के माइंड